प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग जो है, चूँकि परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं और परीक्षाएं जब नज़दीक आ गई हैं तो हम लोगों को परीक्षा की तैयारी बहुत ध्यान से करनी है। तो बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि उधर वाले क्वेश्चनों में फंसे रहते हैं और इधर एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है मिलता है पीछे बायोलॉजी में, और वहाँ पर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो जैसे जीव और समष्टियाँ, जैसे इकाई 5 है, जो इकाई 5 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपकी बोर्ड पेपर में। और इकाई 5 सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए कह सकते हैं लिए अच्छी नहीं है। इससे कंपटीशन एग्ज़ामों में भी बहुत से कह सकते हैं कि जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। अब आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ से प्रश्न दे रहा हूँ आपको, और जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर जहाँ तक संभव हो सकेगा। और बाकी इन प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्या कह रहा है कि यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल में रखा जाए तो क्या जीवित रहेगी? यहाँ पर एक बात लिखी गई है, अलवण जल में। और समुद्र का पानी कैसा होता है? ये लवणीय होता है, अर्थात ये जो है साल्टी वाटर होता है। और अगर इसको हम फ्रेश वाटर में रखें, मतलब साल्टी वाटर में पाई जाने वाली मछली जो है, अगर हम इसको फ्रेश वाटर में रख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो पूछ रहा है जीवित रहेगी या नहीं जीवित रहेगी। तो सीधा प्रश्न है, कोई भी बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर, ये वो जीवित नहीं रह पाएगी। अब प्रश्न है, ये तो सारे लोग बता सकते हैं कि वो अनुकूलन के कारण वो जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका जो शरीर बना हुआ है वो पूरी तरीके से जो है साल्टी वाटर में रहने के लिए बना है। और जब साल्टी वाटर में रहने के लिए बना है तो इसका मतलब ठीक हो जाएगा कि वो फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएगी। लेकिन आखिर क्यों नहीं रह पाएगी, प्रश्न यहाँ पर है। अलवणीय जल में आते ही जैसे वो मछली जो है उसको फ्रेश वाटर में जैसे ही रखा जाएगा, वैसे ही हाइपोटोनिक माध्यम में आने से उसके अंदर जो है परासरण नियमन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जब परासरण नियमन की समस्या, एक शब्द इसमें याद रखना है, परासरण नियमन। अगर जो है परासरण नियमन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, परासरण नियमन की समस्या परासरण नियमन की समस्या अगर उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो मछली जीवित नहीं रह पाएगी। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, वातावरण की वहन क्षमता का क्या अर्थ है? काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है, वातावरण की वहन क्षमता क्या होती है? मतलब हम कह सकते हैं वह स्तर जिसमें किसी समष्टि की बहुत बड़ी वृद्धि ना हो पाए। मतलब कोई भी समष्टि है, कोई भी जाति है, और उस जाति की बहुत बड़ी वृद्धि नहीं हो पाती है, तो इसी को हम वहन क्षमता कह लेते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि समष्टि का विस्तार बहुत ज़्यादा ना हो पाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम इसी बात को कह लेते हैं वातावरण की वहन क्षमता। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, बहुत छोटा उत्तर है। यहाँ पर हमको देखना है कि किसी समष्टि की बहुत बड़ी वृद्धि न हो पाना ही
उसकी वहन क्षमता कहलाती है। तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल जो है पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न अगला जो पूछा गया है आपसे जो है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पूछा गया है, सहजीवन से आप क्या समझते हैं? सहजीवन से आप क्या समझते हैं? बहुत काफ़ी बार यह परीक्षा के अंदर आपके पूछा गया है। तो सहजीवन क्या होता है भाई? दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध, मतलब इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीव, या ऐसा कह सकते हैं सहजीवन, सह माने साथ साथ, जीवन माने जीवन व्यतीत करना, मतलब साथ साथ जीवन व्यतीत करना। मतलब है कि दो जीव तो यहाँ पर होने ही है, तो या तो दोनों जीव और या तो एक जीव को लाभ होता है, किंतु हानि किसी को नहीं होती। मतलब इसमें दो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, या तो दोनों जीव को लाभ हो, दोनों जीव को लाभ हो, या एक को लाभ हो, एक को लाभ हो, एक को लाभ हो, लेकिन हानि ना हो किसी को। मतलब हानि हो जाएगी तो भाई सहजीवन कैसे रहेगा? ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? सहजीवन कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण जो है आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, लाइकेन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नहीं? तो लाइकेन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में फंगस और जो है इसके साथ साथ में एलगी, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं और दोनों को लाभ हो जाता है यहाँ पर। तो ये प्रश्न का तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि ये तो एक साथ रहने से दोनों जीवों का लाभ हो जाए, और या एक ही जीव का लाभ हो जाए, चलो दूसरे को हानि ना हो, तो हम लाइकेन कहते हैं। तो इसको हम सहजीवन कह लेते हैं, और इसका उदाहरण जो है लाइकेन है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास जो प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है? मरूद भिद में कांटे किसके रूपांतरण है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। काफ़ी बार इस प्रश्न को आप लोगों ने देखा होगा कि मरूद भिद में जो कांटे होते हैं ये किसके रूपांतरण हैं? भाई मरूद भिद में जो कांटे हैं सभी लोग जानते हैं, ये पत्तियों के जो है रूपांतरण होते हैं। कई बार जो है तना में तना में जो है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने हेतु, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्तर, जो कांटे हैं ये पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। पत्तियों के रूपांतरण होते, ये इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा। असल में ऐसा होता है कि मरूद भिद मतलब जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर ऐसे जो है पौधे उगते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी होती है। वाष्पोत्सर्जन को उन्हें से पानी की हानि को उन्होंने बचाना है। अब भैया बचाने के लिए क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी स्टोमेटा से। स्टोमेटा पाए जाएंगे पत्तियों पर, और जब पत्तियों पर पाए जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, जल की हानि उतनी ज़्यादा होगी। तो अब पत्तियाँ क्या करें भाई? हम लोग जानते हैं कि जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है क्षेत्रफल पर, पत्ती के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो मतलब जो है अब क्षेत्रफल वो कम कर लेती हैं, और जब क्षेत्रफल कम कर लेती हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा नहीं हो पाती है, ये कारण होता है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो है मरूद भिद में जो कांटे हैं वो किसके रूपांतरण है? पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। अब क्वेश्चन एक आ रहा है आपके सामने, जरायुजी अंकुरण किस पौधों में पाया जाता है? और भाई ये क्या होता है जरायुजी अंकुरण? अब आप जानते हो यह जरायुजी अंकुरण, अब इसका मतलब डायरेक्ट ये हो जाएगा कि बीज का अंकुरण फल में ही मात्र पौधे पर हो जाना। ऐसा हम कह सकते हैं, बीज का अंकुरण बीज का अंकुरण मात्र पौधे, बीज का अंकुरण फल में लिख लेते हैं तो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा।
फल में मात्र पौधे पर ही होना। ये थोड़ी शार्ट परिभाषा हमने आपको बताई। प्रकृति में ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं। अब ये होते कहाँ हैं? ध्यान देना, ये पौधे जो है लवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं। अब लवणीय स्थानों पर पाए जाएंगे तो निश्चित बात है, अगर बीज जो है जल में गिर गया या पानी में बीज गिर गया तो बीज तो जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो बीज का अंकुरण पौधे में लगे लगे हो जाता है, और जब लगे लगे पौधे में हो जाता है इसके बाद वो पौधा गिरता है, और जब पौधा गिरता है तो वो कहीं ना कहीं उग कर बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। तो ये तो मजबूरी है कि जो है पेड़ पर लगे लगे ही उसी फल के अंदर उसके सीड जो है जर्मिनेशन कर लें। तो हम इसी को जरायुजी अंकुरण कहते हैं। आ जाते हैं इस बात को, इसको पित्रस्थ अंकुरण भी कहते हैं। तो ये बात जो है ध्यान में रखेंगे, इसी नाम से भी पूछ लिया जाएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। और इसका उदाहरण राइजोफोरा, एक मस्त उदाहरण है इसका। ठीक है, इसका उदाहरण जो है वो राइजोफोरा इसका एक उदाहरण है। अब यहाँ पर क्या है, पित्रस्थ अंकुरण है कि नहीं? यहाँ पर जरायुजी अंकुरण और इसके बाद इसे आ जाता है पित्रस्थ अंकुरण। अब जरायुजता ये भी है, पित्रस्थ अंकुरण और जरायुजी अंकुरण, है कि नहीं? इसमें क्या होता है, इसी टाइप का है, मतलब जरायुजी अंकुरण और पित्रस्थ अंकुरण है एक ही टाइप का। बस ये है कि ये जो है जो जरायुजी अंकुरण है इसमें जो फल का अंकुरण होता है, मतलब लवण भिद पौधों के अंदर ये क्रिया होती है। और ये जो होते हैं ये जो मैनग्रोव पौधों में पाया जाता है। पित्रस्थ अंकुरण मैनग्रोव पौधों में पाया जाता है, इसको जरायुजता कहते हैं। तो एक ही टाइप का करीब करीब है। और पित्रस्थ अंकुरण में ऐसा होता है कि इसमें भी जो है बीजों का अंकुरण पौधों में फल के अंदर होता है। वो दोनों चीज़ें हैं एक ही, लेकिन उसको जो है, अब ये जो है इसका उदाहरण हम नारियल लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन जो है इसका उदाहरण हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर नारियल लिख लें, नारियल लिख लें, और ये अच्छा उदाहरण में आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये बात देखना है कि हमको जो है एक ही प्रणाली है। मैनग्रोव पौधों में पित्रस्थ अंकुरण क्या होता है, ये ऐसा कोई प्रश्न एक कर देगा तो सेम कंडीशन यही होगी। अब मृदा की उर्वरकता में साइनोबैक्टीरिया की क्या भूमिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। अब साइनोबैक्टीरिया की उर्वरकता में भाई मृदा के लिए है, तो साइनोबैक्टीरिया निश्चित बात है कि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाएगा। तो ये जो है उर्वरकता बढ़ाने का काम करता है, उर्वरकता बढ़ाने का कार्य करता है। अब बढ़ाते कैसे हैं, ये वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं। असलियत में क्या करते हैं, जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, यहाँ पर इतनी बात समझनी है, यौगिकीकरण, ये जो है यौगिकीकरण इसका कर देते हैं। तो जब यौगिकीकरण कर देते हैं तो वायु में जो है मृदा के अंदर भाई उर्वरकता बढ़ जाती है, यौगिक का निर्माण हो जाता है, मतलब खाद बन जाती है। अब यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है, ऋणात्मक श्वसन मूलें किसमें पाई जाती हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी हमने एक उदाहरण आपको जो है बताया है, और उस उदाहरण में मैंने एक उदाहरण अभी लिखा है जरायुजी अंकुरण में। तो जरायुजी अंकुरण में ऐसा होता है, जो राइजोफोरा हमने उदाहरण लिखा किस में पाई जाती है, पर उसे किस में पाई जाती है, तो राइजोफोरा इसका एक उदाहरण हो जाएगा। असलियत में एक जो है लवण मृदोद्भिद पौधा है राइजोफोरा।
और इसमें खूंटी समान कुछ जो है छिद्रित मूल बाहर निकल आती, दलदल से बाहर निकल आती हैं, तो इन्हीं को हम ऋणात्मक श्वसन मूल्य कहते हैं। अच्छा, इसको ऋणात्मक क्यों कहा जाता है? प्रश्न तो ये है भाई, ये एक एक कंडीशन समझिए। जो जैसे बीज है, तो जब बीज से जो है इसका जर्मिनेशन होता है, तो इसके दो भाग निकलते हैं यहाँ से। एक भाग निकलेगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और एक भाग इस बीज से निकलेगा तो वो नीचे की तरफ चला आएगा। एक भाग ऊपर की तरफ चला गया, एक भाग नीचे की तरफ चला गया। जो नीचे की तरफ चला होता उसको मूलांकुर कहते हैं। ये पार्ट जो है मूलांकुर है, और मूलांकुर क्या करता है, ये मूल बनाता है, मतलब रूट बनाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। ये भाग जो है प्रांकुर होता है, जर्मिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कौन सा है, ये तो सीड है आपकी। अच्छा, तो यहाँ पर समझना है कि मूलांकुर किधर जाएगा। भाई मूलांकुर से मूल बनेगी, मूल का मतलब जड़ हो जाएगा, और जड़ ये पृथ्वी के अंदर घुसती हुई चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण के तरफ ये पॉजिटिव संकेत देती है। मतलब जिधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु को ऊपरी तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष हो रहा है। अच्छा, अब क्या करती हैं, अब इसमें क्या होता है कि ये मूलें जो होती हैं ये फिर से निकल कर ऊपर की तरफ आ जाती हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ये पहले नीचे जाएंगी, और नीचे जाने के बाद ये फिर से निकल कर ऊपर चली आएंगी। तो भैया इनको जाना चाहिए था, नीचे की तरफ जाना चाहिए था, यहाँ पर इनको जाना चाहिए था, लेकिन ये जड़ें ऊपर की तरफ भाग के आ रही हैं, है नहीं, वो दलदल से ऊपर निकल रही है। तो इधर जाती तो ये पॉजिटिव संकेत देती, इधर जाती है तो ऋणात्मक संकेत है इनका। मतलब गुरुत्वाकर्षण से दूर भागना। तो दूर भागने का मतलब इसीलिए इसको कह दिया गया है ऋणात्मक श्वसन मूल्य। अब किस में पाई जाएंगी, तो इसका उदाहरण याद रखेंगे, राइजोफोरा में पाई जाएंगी। अब शायद ये बात मेरी समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक किसको क्यों कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। श्वसन मूल्य किस में पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है, ये भी मैंने बता दिया। ऋणात्मक क्यों है, ये भी मैंने बता दिया। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्हीं दो ब्राह्मोष्मी प्राणी के नाम लिखिए। भाई बड़ा मस्त क्वेश्चन आया है। किन्हीं दो ब्राह्मोष्मी प्राणी के नाम लिखना है आपको। अब इसमें जो है कोई भी प्राणी ले सकते हैं। इसमें दो होते हैं ब्राह्मोष्मी। एक तो उभयचर होता है, उभयचर, उभयचर वर्ग के चाहे जो प्राणी लिख देना, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है सरीसृप आता है, और सरीसृप वर्ग के चाहे जो प्राणी यहाँ पर लिख देना। ये दोनों दोनों हो जाएंगे। अब दो कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। भैया आप बताते, दो कीट भक्षी पौधों के नाम लिख लो। अच्छी बात है, सभी लोग जानते हैं। एक जो है नेपेंथीज, एक नेपेंथीज होती है, कीट बच्ची पौधा होता है, और एक होता है यूट्रिकुलेरिया। यहाँ पर दोनों लिखना है, यूट्रिकुलेरिया। ये बात समझ में आई। दोनों कीट बच्ची पौधों के नाम लिख लेने हैं। एक तो जो है कीट बच्ची पौधा है नेपेंथीज, और एक है यूट्रिकुलेरिया। नेपेंथीज को घटपर्णी भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, और कंपटीशन के एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक थे भारत के जो है पारिस्थितिकीय के जनक, जिनको आर मिश्रा कहा जाता है। आर जो है मिश्रा, ये भारत के जो है पारिस्थितिकीय जनक हैं। और जो आर मिश्रा है, इनका पूरा नाम है रामदेव मिश्रा। ये बात ध्यान रखेंगे, रामदेव मिश्रा।
कभी कभी RD मिश्रा के नाम से भी इनको लिखा होगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या है, चरघातांकी वृद्धि का समीकरण दीजिए। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि चरघातांकी जो है वृद्धि का उदाहरण या इसकी समीकरण देना है। तो इसके लिए एक समीकरण होती है, इसको याद रखेंगे। NT इक्वल टू N0 और E, और यहाँ हम लगाते हैं RT। ये बात आपको याद रखनी है इतनी, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये चरघातांकी वृद्धि का समीकरण है। अब यहाँ पर NT मतलब यहाँ पर T क्या है, NT है कि यहाँ पर लिख देते हैं हम NT का मतलब है T समय में, T समय कह सकते हैं बाद जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, T समय बाद जनसंख्या घनत्व, T समय बाद जनसंख्या घनत्व, ये बात यहाँ पर है। और यहाँ पर N0 क्या है, समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व कितना है। जब समय जो है T शून्य हो जाए, यहाँ समय हुआ है नहीं, बिल्कुल ना हो, तब जनसंख्या घनत्व कितना है। और यहाँ पर R क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, जो नेचुरली ग्रोथ हो रही है समष्टि की, उसकी आंतरिक दर क्या है, वो R है। और E यहाँ पर जो है प्रति लघुड़क का आधार है। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक लघुड़क का ये आधार है, और इस आधार की वैल्यू जो रखी गई है 2.7 रखी गई है। यहाँ पर जो है ध्यान देना है, यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर आधार रखते हैं, तो E को यहाँ पर रखा गया है 2.7128। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा के दृष्टि से, अच्छा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है चलते हैं। छायोद्भिद की परिभाषा दीजिए। भैया छायोद्भिद मतलब वे पौधे जो न्यून प्रकाश में तीव्रता से जीवित रहते। छायोद्भिद मतलब छाया में रहकर जो है ग्रोथ करने वाले, है कि नहीं है। मतलब क्या है, प्रकाश इसमें कैसा होना चाहिए, न्यून हो, कम हो, और कम प्रकाश पर भी ये मस्त ग्रोथ करें, अच्छी वृद्धि करें। न्यून प्रकाश न्यून होना चाहिए, में अच्छी वृद्धि, बात समझ में आई, अच्छी वृद्धि। यहाँ पर यह बात समझ लेना कि न्यून प्रकाश में अच्छी वृद्धि अगर होती है तो इनको कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो है निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत किसे कहते हैं, निकेत मतलब भूमिका जिसका एक जाति निर्वहन करती है, निकेत कहलाते हैं। मतलब भूमि कोई है, वहाँ पर जब एक जाति रहती है कोई, तो उस चीज़ को हम निकेत कह लेते हैं। ये बात समझनी है यहाँ पर, हैं। भूमिका जिसका एक जाति निर्वहन करती है, ऐसी भूमि मतलब जहाँ पर कोई एक जाति रहती है तो उसको हम निकेत कह लेते हैं, नीचे कह लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दे थोड़ा, भूमि का एक जाति निर्वहन। यहाँ पर हम पूरी तरीके से बात लिख देंगे, वरना जो है थोड़ा आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे, हैं। निर्वहन करना है, भूमि का एक जाति का को निर्वहन करना, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हम निकेत कह लेते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं।
सभी लोग जानते हैं प्रतिस्पर्धा क्या होती है। भैया कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, और कंपटीशन का मतलब क्या है? एक दूसरे से ईर्ष्या। अब ये है थोड़ी ईर्ष्या तो ये दूसरे मॉडल होती है, वो ईर्ष्या दूसरे मॉडल होती है जो लोगों को हो जाती है। हम यहाँ आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, मतलब हम कंपटीशन दिखाएंगे, ईर्ष्या नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, ये प्रश्न लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है और ये प्रश्न जो है शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। अब प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं ये बात देखेंगे। भाई सुनना है आपको बहुत अच्छे प्रकार से, तब ये बात जान पाओगे। क्योंकि जो है आप लोग जानते हैं कि हमारा जो जीवन होता है और हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत संघर्ष रहता है, और इसे हम शीत युद्ध ही कह सकते हैं। मतलब जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन क्या, किसी भी जीव के जीवन के अंदर एक जो है कोल्ड वार होती है। अब वो कोल्ड वार होती क्यों है? चाहे वो स्थान के लिए हो, चाहे प्रकाश के लिए हो, चाहे पोषण के लिए हो, चाहे गैसों के लिए हो, इसके लिए भाई जब एक जगह पर जैसे 5 लोग रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, अब उसी जगह पर 10 लोग आ जाएं तो वह जगह कम हो जाएगी, तो भाई आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, खाने की वस्तुओं में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगली चीज़ हम कह सकते हैं कि जो है श्वसन क्रिया है, तो ऑक्सीजन के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। तो हर जगह एक कंपटीशन बन जाता है एक जाति में। वो अप्रत्यक्ष कंपटीशन होता है, मतलब उसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन रहता है। अब समान जीव जाति के मध्य ये कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे मानव और मानव के अंदर ज़्यादा कंपटीशन होगा, अगर मानव और किसी पशु के अंदर एक कंपटीशन रख लिया जाए थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो हमको ज़रूरत है वो किसी दूसरे मानव की ज़रूरत है, और जब दोनों को एक ही ज़रूरत होगी तो इसका मतलब उसको लेने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और जब उसको लेने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो भाई निश्चित बात है वहाँ कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंपटीशन जो है एक जाति में के समूहों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आवश्यकताएं समान हो जाती हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि प्रजातियों में प्रतियोगी का स्पर्धा व ऋणात्मक अंतरक्रिया, मतलब हम कह सकते हैं कि जातियों में जो कंपटीशन होता है वो डिपेंड करता है कि एक संसाधन को कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा संख्या में जब पानी के लिए कंपटीशन होगा तो पानी हमको भी पीना होगा, किसी भी पशु पक्षी को पीना होगा, तो सभी के लिए वो कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन जब खाने की बात करते हैं तो अनाज की अगर जो हम बात कर लेंगे तो अनाज का कंपटीशन हमारे साथ जितना होगा वो तो पशु पक्षियों के साथ उतना नहीं हो पाएगा। वो भाई घास खा लेंगे, और हम मनुष्य में तो अनाज ही खाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत घास तो सभी खाते हैं खैर, लेकिन चलो वो चलता है इतना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है कंपटीशन ये 2 प्रकार का होता है। एक तो सजातीय कंपटीशन, सजातीय कंपटीशन में एक ही जाति के मध्य ये कंपटीशन होता है, और इसमें होता क्या है कि प्रतियोगिता अधिक हानिकारक हो जाती है, क्योंकि इनकी मूल जो है आवश्यकताएं बिल्कुल एक ही होती हैं। जो हमको चाहिए वो उनको चाहिए, जो उनको चाहिए वो हमको चाहिए, तो भाई यहाँ पर ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इससे बचने के लिए ही तो पौधे क्या करते हैं, अपनी बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। अब जैसे पौधे के बीज हैं, जैसे गिर जाए, चलो मानव को छोड़ दीजिए, बड़ी देर तक मानव के लिए बात में कह लिया, अपने अपनी बात नहीं करते हैं ज़्यादा। हम लोग बात कर लेते हैं पौधों के बारे में। जैसे एक पौधा है तो पौधे के अगर जो बीज गिरे, अगर इनका प्रकीर्णन ना हो
तो उसी पौधे के नीचे वो सारे सीड गिर जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, और जब जर्मिनेट हो जाएंगे उनसे नए पौधे बन जाएंगे। तो अब सपोज दैट सोचो 10,000 फल आया हो एक पौधे के अंदर, तो एक पौधे के नीचे 10,000 फल जो है ये क्या करेंगे, इनके सीड निकलेंगे और ये जर्मिनेशन करेंगे, और इसके बाद जो है 10,000 पौधे वहां उगेंगे। जगह कम हो गई, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सभी पौधों की एक हो जाएंगी। एक लंबा कंपटीशन वहां पर चालू हो जाएगा। तो पौधे क्या करते हैं भैया, कहते हैं ऐसे है, एक ही जगह सीड नहीं गिराएंगे, वहां पर क्या करते हैं वो प्रकीर्णन फलों का करवा देते हैं, और प्रकीर्णन करने से वो दूर तक बिखर जाते हैं, जिससे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, एक कंपटीशन होता है अंतर जातीय प्रतियोगिता का। ये क्या होता है अंतर जातियों के लिए, जैसे मैंने बताया अभी जो है कि विभिन्न जातियों के बीच में होगा। चलो ठीक है, विभिन्न जातियों के बीच में कम होगा कंपटीशन, क्योंकि स्थान के लिए, जल, प्रकाश, खनिज तत्वों के लिए स्पर्धा हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो स्पर्धा प्रतिस्पर्धा को आप समझ गए होंगे, मतलब जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए, अपने आप को जो है इस संसार में बनाए रखने के लिए दूसरे जीव जातियों के कह सकते हैं आवश्यकताओं में से अपनी आवश्यकताओं को चुराना ही एक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। आ जाते हैं, हम अगली बात कर लेते हैं, परस्परता तथा सहभोजिता में क्या अंतर है। ये भैया बड़ा मस्त क्वेश्चन है। परस्परता और सहभोजिता दोनों में अंतर बताओ। परस्परता, यार अभी कंपटीशन कर रहे थे, अब मेल की बात आ गई यहाँ पर, चलो कर लिया जाए मेल। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं। परस्परता में क्या है भाई, एक साथ दो जीव रह लिए और दोनों को लाभ हो गया, और दोनों एक दूसरे से लाभ पहुंचा लेते हैं। उदाहरण के लाइकेन, अभी इसको ऊपर बताया था मैंने, लाइकेन जो है क्या करता है, एक दूसरे को इसमें कवक और शैवाल सभी एक दूसरे को लाभ पहुंचा लेते हैं। अब जैसे उधर दाल वाली फैमिली आ जाओ, दाल वाली फैमिली में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब वो गांठ में रहता है भाई, उसके रहने के लिए स्थान दे रखा है, तो उसको वो बदले में नाइट्रोजन देता है। दोनों मस्त हैं, अपने एक साथ रहते हैं प्रेम से। अब सहभोजिता के अंदर देखते हैं क्या है, इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, इनमें एक लाभ पहुँचे को, एक को लाभ मिल जाता है, दूसरे को लाभ नहीं मिलता है, तो हानि भी नहीं होती है, मतलब एक ही को लाभ होगा। अब जैसे कोई अधिपादप है, उसके ऊपर आर्किड पौधे का उग जाना, लेकिन उनसे भोजन का आदि ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे चूसक मछली है, शार्क के द्वारा छोड़े गए भोजन को खाती है। चूसक मछली क्या करती है, ये शार्क की पीठ में जो है चिपटी रहती है, और पूरा समुंदर बिना थके हुए टहलती रहती है। खुद को शिकार नहीं करना पड़ा तो जो है जूठन जो बचती है, शार्क के खाने के बाद जो कुछ बच जाता है, और उसको वो खा लेती है। किसी कहाँ लाभ है, कहाँ इसमें किसी का नुकसान है। शार्क के भोजन वो जो है खराब ही जाएगा, तो उसको जो चूसा मछली खा लिया। बहुत आसान से हम समझ सकते हैं। सहभोजिता मतलब क्या है, साथ साथ में भोजन करके जो है खुद को जिंदा रखना, सहभोजिता कहती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सहभोजिता में दोनों जीवों को लाभ नहीं होगा, एक को होगा एक को नहीं होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा किसी को। परस्परता में दोनों को लाभ हो जाता है। चलो आ जाते हैं, परभक्षी किसे कहते हैं, जैसा नाम वैसे गुण। परभक्षी, पर माने दूसरा, भक्षी माने भक्षण करने वाले। चलो भैया देख लेते हैं परभक्षी क्या होते हैं। ये बड़े बड़े यार क्वेश्चन हैं, तो ऐसा करते हैं इनको इसी तरीके समझाएंगे। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे तो नहीं जा सकते हैं, आप लोग ध्यान से इसको सुन सकते हैं, और सुन सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि इसको समझ में ना आए। जब प्रकृति में जाते हो, देखते हो, सभी लोग जानते हो इसको। प्रकृति को समझना ही पारिस्थितिकी है। हम प्रकृति को कितना ज़्यादा समझ रहे हैं, प्रकृति हमको कितना ज़्यादा समझा रही है। चलो, परभक्षी क्या होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं,
अब परभक्षी पर टिप्पणी लिखना, तो सबसे परभक्षी तब जान पाएंगे जब परभक्षण जान पाएंगे। अब परभक्षण क्या है? परभक्षण विषम पोषियों की भोजन ग्रहण करने की विधि है, जिसमें परभक्षी अपने भक्ष्य को मारकर खा जाता है। प्रायः जंतु सभी परभक्षी होते हैं, परंतु कुछ पौधे भी परभक्षी होते हैं, जिनको कीटाहारी जो है पौधे के नाम से जानते हैं। यार जंतु जितने भी है सभी परभक्षी हैं, कोई ऐसा बचे नहीं है। अब वास्तव में कैसे हैं? अब जैसे परभक्षिता की बात कर लेते हैं, तो एक सामान्य श्रृंखला है। जैसे एक टिड्डी को मेढक ने खा लिया, भैया बच्चे, तो भक्ष्य गए इनको जो है, तो भक्ष्य कौन हुआ? मेढक, टिड्डा जो है भक्ष्य हुआ, उसने तुरंत जो है भक्षण कर लिया जो मेढक ने कर लिया। अब फिर मेढक को सांप खा जाएगा, तुरंत नहीं छोड़ेगा, तो उसको भी तो भोजन करना है, तो सांप नहीं छोड़ेगा। और सांप को चील खा जाएगी, गिद्ध खा जाएगा, बाज खा जाएगा, कुछ कह लीजिए। तो यार जब उसको खा जाएगा तो एक दूसरे के परभक्षिता ही है कि नहीं? अब अगर परभक्षिता ना हो तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब यह है कि पारतंत्र में परभक्षी, वह जो है भक्ष्य, भक्ष्य का मतलब जिसको खाया जा रहा है, और परभक्षी मतलब जो भक्षण कर रहा है, इसके बीच में बहुत गजब का संबंध होता है। मतलब खाया जाने वाला और खाने वाले के बीच में गुड संबंध होता है, बहुत अच्छा संबंध होता है। और वो संबंध इतना जटिल होता है कि यह दोनों की जनन शक्ति, भक्षण बारंबारता और दोनों के आकार, परिमाप और रुचियों पर निर्भर करता है। कैसे? परभक्षी एकाहारी भी हो सकते हैं, अल्पभक्षी भी हो सकते हैं, विविध भक्षी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मेरे है कि कुछ भी हो, परभक्ष की संख्या का क्रम जनसंख्या को क्रम से खाकर कम करना का अनायास प्रयास रहता है। बात यह होती है यार, ऐसा है, टिड्डे बहुत से हो गए, और बहुत से टिड्डे हो गए तो कुछ मेढक आए और उसको खान कर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में बात आई? मेढक क्या सोच रहा है? मेढक सोच रहा है हम इन सभी को अब खा जाएंगे, और सभी को खा जाएंगे तो अब क्या है, अब ये जाति खत्म हो जाएगी। आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये तो जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक मेढक क्या करेगा, छकेगा, जब सब कीड़े खा जाएगा वो तब छकेगा जाकर। तो भाई मेढक का जो जनन क्षमता होती है वो उनसे कम होगी, मतलब उनकी जनन क्षमता, जिसका जो भक्ष्य है, भक्ष्य की जनन क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो एक साथ झुंडों में पैदा होंगे, मतलब ज़्यादा संख्या में वो पैदा हो जाएंगे। और जब ज़्यादा संख्या में पैदा हो जाएंगे तो कितने खाओगे तुम? जितने बचे उनसे फिर बहुत हो गए कीड़े। अब मेढक की जनन क्षमता उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर यही बात सोच लिया जाए कि सांप अब मेढक को खाएगा, तो अकेला सांप पता लगा 5 मेढक खा गए दिन के अंदर, तो अब क्या मेढक समाप्त हो जाएंगे क्या? तो मेढक की जनन क्षमता सांप से ज़्यादा मस्त हो जाएगी। मतलब सांप चाहे जितना खाए, मेढक कम नहीं पड़ने वाले हैं। अब बाज ये सोचे कि सांप को खा जाएंगे तो हम तो 5, 6, 7, 10 बाज जो है सांप खा सकते हैं दिन के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांप की जनन क्षमता बाज से ज़्यादा है, वो 1 होगा तो वो 20 हो जाएंगे, क्या करोगे भाई? खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब है कि यदि सर्प चूहों को खाना स्टार्ट कर दे तो भैया ऐसा है, चूहों की संख्या कम नहीं पड़ गई, चूहे तो बराबर जो है होते रहते हैं, सांप भी हैं, धरती पर सब कुछ है, यही पारिस्थितिकी है, इसी चीज़ को समझना है। तो शायद इस बात को आप उदाहरण के मेरे माध्यम से समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। मतलब एक उदाहरण से बात और हम स्पष्ट कर दें कि किसी जैव समुदाय में एक एकाहारी परभक्षी, मैं जब एक शब्द बोला हूँ एकाहारी, एक ही भक्ष्य पर निर्भर रखने वाला ऐसा परभक्षी, एकाहारी मतलब एक ही चीज को वो खाता हो। मैंने 3 शब्द कहे थे, बात यहाँ पर समझना थोड़ा।
मैंने 3 शब्द कहे थे। एकाहारी, एकाहारी का मतलब एक ही जाति के सदस्यों को खाने वाला, ऐसा उसने कसम खा रखा है हम खाएंगे तो इसी को खाएंगे और किसी को नहीं खाएंगे, एकाहारी कहा जाएगा। अल्प बच्ची कभी कभी मिल जाए और या विविध बच्ची जो मिल जाए उसको खा जाए, हमको तो खाना ही खाना है, तो ये विविध बच्ची हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है कि भाज्य पद जो है ये संख्या उनकी जो है जनन क्षमता पर जो है निर्भर करती है। मतलब ये ना समझना भक्ष्यों की संख्या कम होती जाएगी तो जो परभक्षी होंगे ये भूखे मरेंगे, ये अभी नहीं भूखे मरेंगे। समझ में बात आई। हाँ, तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। अगला प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे डाल रखे हैं और ये लेसन समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। कीस्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखो। कीस्टोन जातियाँ क्या होती हैं भाई, देखेंगे हम लोग। मतलब जैव समुदाय की संरचना में अनेक पादप और जंतु के साथ सूक्ष्म जीवों की जातियाँ, मतलब पादप और जंतुओं के साथ में। भाई जैव जैव समुदाय की बात करते हैं तो उसमें पादप होगी भी, जैव हो, लेकिन उसके साथ कुछ सूक्ष्म जीव भी तो होंगे, वो मिलकर भाग लेती हैं। अब समझिए कि किंतु किसी समुदाय की सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। कोई भी समुदाय हो तो उसकी क्या सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाएंगी? नहीं होंगी। एक या अधिक जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक संख्या में, अधिक सुस्पष्टता व अधिक क्षेत्रों में फैली हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये जातियां जो है तेजी से वृद्धि करती हैं, मतलब समुदाय की अन्य जातियां इस वृद्धि की संख्या को नियंत्रण भी करती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये समुदाय की प्रमुख जातियां होती हैं, मतलब ऐसी जातियां जो अपने खानदान के अलावा, उनके मैनर तरीके के अलावा, ऐसा कह लीजिए कि वो ज़्यादा जो है ग्रोथ कर जाए, जैसे उनके और ख़ानदानी ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके अलावा वो अपना एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाए। और हम कह सकते हैं कि प्राय इन्हीं जातियों को पर्यावरण प्रमुखता से पर्यावरण को बदलने में जातियां जो है सक्षम होती हैं। इन्हीं जातियों को हम कीस्टोन जातियां कह देते हैं। मतलब मेरी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो हम देख सकते हैं, एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर सकते हैं कि जैसे एक ही जाति के बहुत से सदस्य हैं और जब बहुत से सदस्य हैं तो उसमें से कुछ सदस्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं। जैसे चलो एक उदाहरण हम ऐसे जनरल लेते हैं, उदाहरण एक जनरल उदाहरण में आ जाओ। जैसे एक गांव के अंदर सारे बहुत से आदमी रहते हैं, लेकिन उसमें क्या किया, कुछ दो चार आदमी ऐसे होंगे, दो चार परिवार ऐसे होंगे जो ज़्यादा मेहनत कर गए समय के साथ। भैया सब मानव हैं, लेकिन वो समय के साथ ज़्यादा मेहनत कर गए तो चार पैसे ज़्यादा कमाए तो जो है थोड़ा अमीर और हो गए। धीरे धीरे वो और अमीर होते गए और अमीर होते गए और अमीर होते गए। धीरे धीरे वो बड़ा पॉपुलर हो गए, पैसे के चक्कर में वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ज्ञान ज्ञान के चक्कर में पॉपुलर हो गए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन वो इसके पहले क्या थे, वो थे तो दोनों, वो सभी थे, वो मानव ही थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर गए। तो अब गांव अगर जो जाना जाएगा तो लोग अगर उसको जानेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे अच्छा उस गांव में तुम रहते हो जिस गांव में फलाने रहते हैं। कोई किसी भी अमीर एकदम चिर परिचित एकदम आदमी का नाम लिया जाता है तो यार वो की स्टोन व्यक्ति है, ऐसा कह लीजिए। हम इस बात को कह सकते हैं वो की स्टोन व्यक्ति है, हैं। हाँ, तो मेरा उदाहरण आपकी समझ में आया होगा। मतलब सभी मानव थे,
एक गांव में रहते थे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ पर मेहनत की, थोड़ा ग्रोथ कर गए और उन्हीं के नाम से उस गांव को जाना जाने लगा। वो की स्टोन हो गए। ऐसे ही कुछ जातियाँ होती हैं जो की स्टोन जातियाँ होती हैं। अब जैसे कुछ पेड़ है, जैसे चीड़ का वन, देवदार का वन, चीड़ देवदार के वन, ऐसे कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उन्हीं के बिरादरी के सारे लोग वहीं पर थे। लेकिन भाई चीड़ या देवदार ने बढ़िया मस्त अपनी ग्रोथ कर ली और अनुकूलित हो गए। तो आज ऐसा तो नहीं है कि चीड़ या देवदार के वन में कोई दूसरी जाति नहीं पाई जाएगी, जरूर पाई जाएगी। तो जब दूसरी जाति पाई जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन उसको जाना तो जाएगा ही, चीड़ या देवदार का वन, है कि नहीं। तो ये होती हैं की स्टोन जातियाँ। तो शायद ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि स्टोन जातियाँ किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या अंतर है। भैया निष्क्रिय का मतलब क्या होना, निष्क्रिय का मतलब ये हो जाएगा कि भैया बिल्कुल जो है आप वो क्या कहते हैं, बैठ जाना और क्या, न काम करना, कुछ न करना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। निष्क्रिय होना क्या कह सकते हैं, बड़े अकर्मण्य टाइप के लोग हो एकदम। तो शीत निष्क्रियता देखते हैं, चलो इसको परिभाषित कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक जंतु द्वारा ठंडे समय में अक्रिय अवस्था को गुजारना ही शीत अक्रियता कहते हैं। बात समझ में आई। शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं, मतलब जब ठंडे समय में कोई जीव जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है तो इसी को कहते हैं शीत निष्क्रियता। अब दूसरी ओर जब कोई जीव गर्म समय में बिल्कुल अक्रिय अवस्था में आ जाए तो उसको कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। बहुत से ऐसे जीव होंगे जैसे छिपकलियां हैं, ठंडे समय में वो दिखाई नहीं पड़ती हैं भाई, है कि नहीं है। जैसे मच्छर हैं भाई, ठंडे समय में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल हट ही जाते हैं। शीत निष्क्रियता के अंदर गर्मी में बहुत से गर्मी को नहीं झेल पाते हैं और वो जीव जंतु जो है विलुप्त हो जाते हैं, तो अब फिर आ जाते हैं, तो इसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। आते हैं इसके बाद जो है 20वें क्वेश्चन पर, समष्टि से क्या तात्पर्य है, गुणों का वर्णन करो भाई। सभी लोग जानते हैं समष्टि क्या होती है। समष्टि मीन्स पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के जो है पॉपुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पॉपुलस का मतलब होता है समूह बनाकर रहना, मतलब किसी नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। कहने का मतलब है एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय में कोई जीवधारी है, उस जीवधारी की कितनी संख्या वहाँ एक निश्चित क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। जैसे मान लीजिए एक 10 साल गुजर गए और 10 साल में एक ही स्थान पर 1000 मानव आ गए, 1000 मानव ग्रोथ कर गए, तो मानव की वो उनकी समष्टि हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा समझना है, मतलब कह सकते हैं कि टाइम पीरियड यहाँ पर निश्चित है और भौगोलिक क्षेत्रफल निश्चित है। उस विशेष एरिया के अंदर कोई सिटी था, पहले छोटा था कोई शहर, और इसके बाद धीरे धीरे वो शहर जो है 10 साल में वो ग्रोथ कर गया, वहाँ पर बहुत से आदमी आ गए, तो भैया उसी तो जनसंख्या कह लेंगे। अब कोई एक जो है जाति वहाँ पर जो है जानी जाएगी। जैसे मानव की जनसंख्या हो गई, छोटा सा शहर अपना था और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मानव आ गए और रहने लगे, बहुत दूर दूर से लोग आ गए वहाँ पर रहने लगे, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या वो कहलाएगी, मानवों की जनसंख्या कहलाएगी। अब ऐसे पशु पक्षी हो सकते हैं, ऐसे जो पेड़ पौधे हो सकते हैं, ऐसा सब कुछ हो सकता है। अब हम आते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। भैया समष्टि का एक मस्त गुण है, पहला गुण है इसका कि जन्म दर। मतलब क्या है कि इकाई समय में किसी जीव संख्या द्वारा उत्पन्न नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं।
मतलब एक इकाई समय में कितने नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वो उसकी जन्म दर कहलाएगी। अब दूसरी चीज़ है मृत्यु दर, भैया जन्म लियो तो मरना भी है, तो इसका मतलब क्या है, वही फंडा हो जाएगा कि इकाई से समय के अंदर जीव के मरने की संख्या को हम इसको मृत्यु दर कह लेंगे। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, किसी समष्टि में प्रति 1000 नर पर महिलाएं कितनी हैं, या कह सकते हैं प्रति 1000 नर पर मादाओं की संख्या क्या है, ये लिंगानुपात कहलाएगा। ये सब समष्टि के विशेष गुण हैं। आयु वितरण क्या होता है भाई, विभिन्न आयु वर्ग में जीव संख्या के जीवों की संख्या आयु का वितरण कहलाती, मतलब कितने कितने जो है आयु के लोग उसमें पाए जाते हैं। अब समष्टि का आकार और उसका घनत्व, समष्टि का आकार कितना बड़ा है और उस समष्टि के आकार पर कितने लोग निवास कर रहे हैं, कितनी जातियां रह रही हैं, वो उसकी जो है उसका घनत्व हो जाएगा। आयु पिरामिड उसका क्या है, समष्टि में वृद्धि क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है आती हैं, इनके गुण हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न और हैं, जैसे पारिस्थितिकी के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, भैया सभी जानते हैं, नाम याद रखना है, A.G. टैंसले, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, A.G. टैंसले, इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरी बात है, चिकनी मृदा के कणों का व्यास कितना होता है, ध्यान रखना यहाँ पर चिकनी की बात है तो 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम, ऐसा हम कहेंगे। आ जाते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक ही जाति को लाभ हो और दूसरे को नहीं हो। अभी तो यार हमने बताया इस बात को क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता, एक को हो और दूसरे को ना हो, तो इसी को हम क्या कह लेंगे, इसी को हम कह लेंगे सहभोजिता। यहाँ पर लिख दिया, देख लेना, सहभोजिता इसको कहते हैं। नास्टाक सहजीवी में संबंध का उदाहरण है। अब इसमें क्या है, नास्टाक का संबंध का उदाहरण क्या है, साइकस की कोलेराइड रूट, यहाँ पर जो है साइकस है, साइकस की कोलेराइड रूट होती हैं, इनको प्रवलाभ जड़ें कहते हैं, है नहीं। साइकस की प्रवलाभ जड़ें जो है नास्टाक का सहजीवन का मस्त एक उदाहरण है। अब हम जानते हैं ये क्या आ गया, क्वेश्चन आएगा भारतीय, अभी तो बताया है, आर मिश्रा जी हैं, आर मिश्रा जी, रामदेव मिश्र जी हैं। फंगस लाइकेन और फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। अब लाइकेन और फंगस तंतु जो है पोषण कहाँ से मिलेंगे, प्राप्त करेंगे, ये जो है तो ये तो एल्गी से प्राप्त करेंगे, तो इसको हम एल्गी कह सकते हैं। ये तो अभी हमने लाइकेन के लिए बताया था। अब आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अरे यार हर बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हो, आप सभी लोग मनाते हो, जरा तुम लोग बताओ फिर हम बताएं। अब ये कम से कम एक तो कमेंट करो और उसको बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा, है कि नहीं। सभी को बनाना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ ही देते हैं, इतना जो है सुंदर क्वेश्चन है और इसको सभी लोग बताएंगे हमको कमेंट करके कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। बड़ी मेहनत हमसे करवा ली, एक तो क्वेश्चन की मेहनत कर लो आप भी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, काफी बार परीक्षा में ये बात पूछी गई है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है, जब प्राकृतिक स्थान हो
अब भैया प्राकृतिक है, सब कुछ है, मस्त है, तो का मतलब क्या है? स्वस्थाने, स्वस्थाने संरक्षण, संरक्षण, इस बात को हम कह लेंगे स्वस्थाने संरक्षण। अब क्या है? राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम कब पारित हुआ भैया? तो ये बात तुम ये याद रखना, 1972 ईस्वी में। अभी जल्दी बात है तो याद भी रखोगे। बस ये है, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बनाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको एक बार पढ़ोगे तो ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक बार देखोगे वीडियो और मन लगाकर इसको जो है पढ़ लेंगे तो यह तुम्हारी परीक्षा में याद हो जाएंगे, इतने कठिन वठिन है नहीं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे इस पर वीडियो बना दीजिए, थोड़े इधर इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन रहते हैं, एक दिन उठा के 1 घंटे पढ़ लेना, वही सो सुन लेना इसको 1 घंटे, नहीं सुन पाना कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना, जो तुम्हारी मर्जी हो भाई। नमस्ते।